ये है फिलिस्तीन, रुए ज़मीं का ऐसा टुकड़ा जहां हर रोज बेगुनाह, बेबस और लाचार लोगों का कत्लेआम हो रहा है, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों से अपने ऊपर हुए जुल्म के लिए आवाज उठाने की गुहार लगाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे इस्राएली फौज और वो हैवान लोग जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, उन्हें शर्म आ सके और इसे रोक दें। जब भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे तो आपके सामने भी ऐसी वीडियोस आती होंगी जिन्हें देखकर आप भी विचलित हो जाते होंगे और आपके मन में भी यही सवाल आता होगा कि आखिर इजराइल क्यों इन बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर बॉम्ब्स बरसा रहा है और धीरे धीरे इन फिलिस्तीनियों का वजूद मिटाता जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल कैसे वजूद में आया, जेरूसलम ज्यूज के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आखिर इजराइल का असली मकसद क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट में फ्री पैलेस्टाइन के साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर शेयर करें। 1900 की शुरुआत में पैलेस्टीन एक शांत लेकिन डाइवर्स रीजन था। यहाँ अरब, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कुछ ज्यूज साथ में रहते थे। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 अपने पीक पर था। पैलेस्टीन उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। ऑयल और जियोपॉलिटिक्स के लिए ब्रिटिश को चाहिए था मिडिल ईस्ट। ब्रिटिश ने अरब लोगों से एक प्रॉमिस किया कि अगर वो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे तो वो ऑटोमन एम्पायर से उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। और दूसरी तरफ सीक्रेटली वो ज़ायनिस्ट से भी वादा कर रहे थे कि वो उनके लिए एक अलग यहूदी देश बनाएंगे, खासकर पैलेस्तीन में। 2 नवंबर 1917 ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक लेटर लिखा जिसमें वो ज्यूज के लिए पैलेस्तीन में एक अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं। पैलेस्तीन में 90% अरब पॉपुलेशन थी, लेकिन बिना उनसे पूछे ब्रिटिश ने उनका फ्यूचर डिसाइड कर दिया। ज़ायनिस्ट मूवमेंट यूरोप में ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को मरवा दिया था, जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। ज्यूज कहने लगे कि अब उन्हें अपना एक अलग देश चाहिए। उनका मकसद था एक ज्यूइश होमलैंड बनाना, खासकर पैलेस्तीन में। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ब्रिटिश ने उन्हें इनकरेज किया कि वो पैलेस्तीन में जाकर बसना शुरू कर दे। 1920 से लेकर 1947 तक हजारों यूरोपियन ज्यूज ब्रिटिश आर्मी के प्रोटेक्शन के साथ पैलेस्तीन आने लगे। ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 से लेकर 1948 तक ज्यूइश पॉपुलेशन जो पैलेस्तीन में सिर्फ 10% थी, वो बढ़कर 33% हो गई। अरब लोग समझ रहे थे कि ब्रिटिश उनके आज़ादी के सपोर्टर हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। ब्रिटिश अपनी क्लासिक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग एक तरफ ज्यूइश एजेंसी को फुल सपोर्ट दे रहे थे ताकि वो लैंड परचेज कर सके, मिलिट्री ट्रेनिंग ले सके और अपना नेटवर्क बना सके, तो दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उन्हें बागी बताकर दबाए जा रहे थे। 1947 में ब्रिटिश ने पैलेस्तीन का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया। यूएन ने पैलेस्तीन के लोगों से बगैर पूछे ही एक प्रपोजल पास किया कि पैलेस्तीन की जमीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक इजराइल के लिए और एक पैलेस्तीन के लिए। ज्यूज जो पॉपुलेशन में 33% थे, उन्हें 55% जमीन दी जाती है, जबकि अरब्स जो 67% थे, उन्हें सिर्फ 45%। पैलेस्तीन के अरब्स ने मना कर दिया क्योंकि उनकी मेजॉरिटी के बावजूद उन्हें माइनॉरिटी जैसी जमीन मिल रही थी। 14 मई 1948 को इजराइल खुद को एक देश डिक्लेयर कर देता है। इससे सारे अरब देश नाराज हो जाते हैं और अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। इसी से पहला अरब इजराइल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें इजराइल की जीत होती है और इसी के साथ शुरू होता है फिलिस्तीन के इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा, अल-नक्बा। क्या होता है जब आपकी मिट्टी, आपका घर, आपकी पहचान आपसे छीन ली जाए? जब आप एक दिन सुबह उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बची। ऐसा ही कुछ हुआ लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनियों के साथ। इजराइल सिस्टमैटिकली विलेजेस को जलाना
लोगों को मारना और उन्हें भगाने का काम शुरू कर देता है। 530 से ज्यादा विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को उनके अपने ही घरों से भगा दिया जाता है। ये एक युद्ध नहीं था बल्कि एक प्लान एथनिक क्लींजिंग थी। इजराइल के डॉक्यूमेंट्स खुद बताते हैं कि उनका गोल था ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करना। दीर यासीन, तांतुरा, लिड्डा जैसी जगहों पर हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे। आज भी 7 मिलियन से ज्यादा पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और गजा में कैंप्स में जी रहे हैं, बिना सिटीजनशिप के, बिना किसी पहचान के। जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी सबके लिए एक बहुत ही खास जगह माना जाता है, क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे टेम्पल माउंट या हरम शरीफ कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। और इस जगह मस्जिद अक्सा बनी हुई है जो मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे होली जगह है। और ये वही जगह है जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 7 हेवेंस की तरफ अपना सफर शुरू किया था, जिसे इसरा वल मिराज कहते हैं, और इसका जिक्र कुरान के सूरा अल इसरा में मौजूद है। इस्लामिक फेथ के अकॉर्डिंग मिराज का सफर शुरू करने से पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिदुल अक्सा में जितने भी प्रॉफिट्स जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस दुनिया में आए हैं, उन सब की नमाज को लीड किया था। अब यहूदी इसी मस्जिदुल अक्सा को गिराना चाहते हैं ताकि वो यहाँ अपना 3rd टेम्पल बना सके। यहूदी इसे 3rd टेम्पल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 बार बनने के बाद गिराई जा चुकी है। सबसे पहले 957 BC में इसे किंग सोलोमन यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बनवाया था। उसके बाद 586 BC में बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर II ने इसे तोड़वा दिया था। इसे फिर से दूसरी बार 516 BC में यहूदियों ने बेबीलोनिया से वापस आकर बनाया, लेकिन 70 CE में रोमन्स जेरूसलम पर हमला कर देते हैं और दोबारा इस टेम्पल को तोड़ देते हैं। तब से लेकर आज तक यहूदियों का एक ही सपना है, 3rd टेम्पल बनाना, क्योंकि 3rd टेम्पल की अहमियत यहूदियों के लिए ठीक वैसे ही है जो मुस्लिम्स के नज़दीक खाना काबा की है। यहूदी इस टेम्पल को इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके मजहबी किताबों में से एक बुक ऑफ एजिकल चैप्टर 43:7 वर्स में मेंशन है कि आखिरी ज़माने में एक मसीहा आएगा जो सारे यहूदियों को जमा करेगा और इसी टेम्पल में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। आज पैलेस्टीनियंस को सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा में रहने की इजाज़त है, लेकिन वेस्ट बैंक में आज भी ज़ायनिस्ट इजरायलीस IDF सोल्जर्स की मदद से पैलेस्टीनियंस को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकालते जा रहे हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा पर पूरी नाकेबंदी लगाई रखी थी, जिसका मतलब था कोई फूड, पानी, मेडिसिन, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी गजा के अंदर नहीं जाएगी। ये ब्लॉकेड आज भी चल रहा है और मार्च 2025 से इजराइल ने फिर से फुल ब्लॉकेड लगा रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही एयर ड्रॉप और कुछ एयर ट्रक्स के जरिए से गजा के अंदर फूड सप्लाई की गई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की बॉम्बार्डमेंट और ग्राउंड इन्वेशन के चलते 58,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। सिर्फ 2025 के जून-जुलाई महीने में ही हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें मोस्टली सिविलियंस हैं। हॉस्पिटल्स बंद हैं, खाने की कमी है और लोग भूख से मर रहे हैं। फूड एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पर खाना लेने गए लोगों पर गोलियां बरस रही हैं और अब तक इससे 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जान का खतरा है लेकिन लोग मजबूर हैं। खाना लेने गए तो बॉम्ब या गोलियों से मारे जाएंगे और अगर खाना ना मिला तो भूख से मारे जाएंगे।